इंडिया में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा 35 साल से 55 साल के लोगों में होता है। ये सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या? और ये कैंसर का ना पीरियड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कैंसर होता है इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन होता है संबंध रखने के कारण। धीरे धीरे एक साइलेंट किलर क्यों बनता जा रहा है? सर्वाइकल कैंसर साइलेंट किलर इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये आपके बॉडी में ना 10-15 साल तक रहता है। क्या ये सिर्फ एक जेनेटिक है या कुछ और भी? बहुत सारे कैंसर्स जेनेटिक होते हैं पर सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं है। क्या अगर आज हमें ये एचपीवी वायरस होता है तो कल हमारा कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा? 99% लोगों को इन्फेक्शन होता है पर ये इन्फेक्शन कैंसर में तब्दील होने में 10 से 15 साल, कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। 3 महीने हो गए और बार बार इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है तो ये सर्वाइकल कैंसर का पहला सिम्टम हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई वैक्सीन है? हाँ है, एंड ये लोगों को पता नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या सर्वाइकल कैंसर से बचने का रास्ता है? सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ दोज कैंसर्स हैं जिनका कंप्लीट क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 8 मिनट में एक महिला अपनी जान सर्वाइकल कैंसर की वजह से गंवा देती है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी पत्नी की सच्चाई है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये ऐसा कैंसर है जिसे हम पूरी तरह से रोक सकते हैं, फिर भी हर साल हजारों जिंदगियां हम खो देते हैं सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज इस गंभीर बीमारी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा राज, जो एक्सपर्ट हैं और जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है स्पेशली सर्वाइकल कैंसर की बीमारियों के बारे में। एक पेशे में ये एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम मैम, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक यू। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम सर्वाइकल कैंसर पे बात करने जा रहे हैं, तो एक हमें आम भाषा में आप समझाएं कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, और इसे धीरे धीरे एक साइलेंट किलर क्यों बनता जा रहा है? सर्विक्स ना यूट्रस के माउथ को बोलते हैं, हिंदी में जिसे हमें गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय के लिप्स को हम सर्विक्स बोलते हैं। ये आपके संबंध के रास्ते को कनेक्ट करता हुआ एक ऑर्गन है। जब इसमें कैंसर उत्पन्न होता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर साइलेंट किलर इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये आपके बॉडी में ना 10-15 साल तक रहता है। जब तक आपको सिम्टम्स फील होते हैं कि आपको संबंध के बाद ब्लीडिंग हो रही है या सफ़ेद पानी जा रही है या फिर आपके पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक ये कैंसर आपके बॉडी में 5 साल 10 साल से ऑलरेडी रह चुका होता है, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आमतौर पे कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में किसी लाइक आपकी नानी को, मदर को कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर, तो डेफिनेटली आगे भी होगा। तो क्या ये सिर्फ एक जेनेटिक है या कुछ और भी? एक्चुअली बहुत सारे कैंसर्स जेनेटिक होते हैं पर सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं है। 90% ये जो कैंसर है ना, वो एक इन्फेक्शन के कारण होता है। ये इन्फेक्शन एक वायरस से होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी वायरस बोलते हैं। जब भी हम संबंध रखना शुरू करते हैं तो 99% लोगों को ये इन्फेक्शन होता ही होता है। कुछ लोगों में ख़त्म हो जाता है पर फिर आगे कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ये जाके कैंसर का रूप लेता है। ओके डॉक्टर साहब, आपने एक वायरस का नाम लिया एचपीवी। तो क्या अगर आज हमें ये एचपीवी वायरस होता है तो कल हमारा कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा, या इसका कितना टाइम लग होता है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वायरस अगर आज हमें इन्फेक्ट कर रहा है, जो मैंने अभी बोला कि 99% लोगों को इन्फेक्शन होता है, पर ये इन्फेक्शन कैंसर में तब्दील होने में 10 से 15 साल, कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही आपको हो जाता है कैंसर, और यही इसके पैथोफिजियोलॉजी हम बोलते हैं। इसका ये पैथोफिजियोलॉजी हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हम इससे पहले से इन्फेक्शन को हम जांच सकें। डॉक्टर साहब, मेरी एक नेबर हैं जिनकी एज है लगभग 58 टू 60 के बीच की होगी, एंड उनका मीनोपॉज हो चुका है। सो अब उनका कहना ऐसा है कि अब मुझे पीरियड्स नहीं आते तो मुझे ये इन्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, या मुझे ये सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता।
तो क्या हम माने कि ये सिर्फ यंग लेडीज में ही रहता है या पोस्ट मेनोपॉजल भी हो एक्चुअली ये बिल्कुल ही गलत है। इंडिया में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा 35 साल से 55 साल के लोगों में होता है। और ये कैंसर का ना पीरियड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कैंसर होता है इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन होता है संबंध रखने के कारण। तो आप जब तक संबंध रख रहे हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, आप 55 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, आपको ये कैंसर हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि इन्फेक्शन होने के 10 से 15 साल के बाद कैंसर आपको दिखता है बॉडी में, तो अगर आपने 40 साल में भी आपको ये इन्फेक्शन हो गया है तो कैंसर होते होते 60 साल भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको मेनोपॉज 50-55 में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्क्रीनिंग बंद कर देंगे, आप स्क्रीनिंग को मिनिमम 65 ईयर्स तक ले चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं सिम्टम्स की। मेरी एक फ्रेंड है जिनको पीरियड्स के दौरान एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में स्पॉटिंग होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेस वगैरह की वजह से होता है। तो आपके हिसाब से क्या उसको इसके लिए कुछ सोचना चाहिए या ये सोचकर कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है और उसे नज़रअंदाज करना चाहिए? देखिए, इससे जो पीरियड्स के बीच की ब्लीडिंग होती है उसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। ये एक दिन एक साइकिल में स्ट्रेस की वजह से या हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। पर अगर आपको 3 महीने हो गए और बार-बार इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, तो ये सर्वाइकल कैंसर का पहला सिम्पटम हो सकता है। तो आप इसे बहुत ही लाइटली ना लें। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने सर्विक्स का जांच कराइए एंड देखिए कि उसमें कोई लीजन या कोई इरोजन तो नहीं है। ओके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कपल्स हैं जो शिकायत करते हैं कि ड्यूरिंग फिजिकल रिलेशन उन्हें काफ़ी वो पेनफुल रहता है और ब्लीडिंग होती है। तो क्या ये ब्लीडिंग इस बीमारी का एक मतलब आप कहें तो एक साइन है? डेफिनेटली। देखिए, इनिशियली जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो 1-2 ड्रॉप की ब्लीडिंग पहले 3-4 इंटरकोर्स में होना बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर आपको अचानक से बहुत सालों के बाद पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग यानी संबंध रखने के बाद आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो गई है या फिर बहुत एक्सेसिव पेनफुल है आपका इंटरकोर्स, तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक सिम्पटम है। आपको अपने सर्विक्स को चेक कराना पड़ेगा कि उसमें कोई मास या फिर कोई इरोजन या फिर अल्सर, सर्वाइकल अल्सर तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो अगर हम ब्लीडिंग की बात करें, ब्लीडिंग के अलावा भी कोई और सिम्पटम है जैसे वाइटिस डिस्चार्ज? क्योंकि अधिकतर भारत में जितनी भी महिलाएं हैं अ, अक्सर उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है वाइटिस डिस्चार्ज। तो क्या ये एक सिम्पटम है? यस, वाइट डिस्चार्ज देखिए बहुत ही कॉमन है। सभी को होता है, कुछ लोगों को 7 डेज़ रहता है, कुछ लोगों को 20 डेज़ रहता है। पर अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ बदबू आती है या फिर आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट, इचिंग, पेन, स्वेलिंग होता है या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, अब वो ग्रेइश, ग्रीनिश हो रहा है एंड कितनी भी दवाइयाँ कर ली हैं आपने और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब ये डेफिनेटली एक साइन ऑफ कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और जब ये होता है तब तक यूजुअली बहुत आगे बढ़ चुका होता है सर्वाइकल बहुत आगे कैंसर। बढ़ चुके होते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, पैप स्मेयर का नाम बहुत बार सुना है और अक्सर बहुत सारी लेडीज इस पे कंफ्यूज होती हैं। उनको लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी कोई पेनफुल सर्जरी है। तो आज प्लीज आप हमें समझाएं कि ये पैप स्मेयर आखिर होता क्या है? प्लीज़ डरिए नहीं पैप स्मेयर से, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप एक क्लिनिक में जाते हैं, आपको गायनी एग्जामिन करती हैं, आपके बॉडी में कोई कट नहीं लगता। कोविड के समय सभी को याद होगा ना, नाक में कैसे स्वैब डाल के हम टेस्ट करते थे। ये सिंपल स्वैब टेस्ट है, पर ये आपके संबंध के रास्ते का स्वैब टेस्ट है। आप एक पोजीशन पे रहते हैं, एक स्वैब से हम आपके सर्विक्स से बस टच करते हैं और उससे कुछ सेल्स प्राप्त करते हैं और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसमें कैंसर के कुछ अर्ली चेंजेस तो नहीं आ रहे। बस ये इतनी सी छोटी सी 2 मिनट की प्रोसीजर है, इससे कुछ भी डरने की बात नहीं है एंड डेफिनेटली करवाना चाहिए। ओके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, अगर ये टेस्ट करवाना है तो किस एज ग्रुप से शुरू करना चाहिए ये टेस्ट करवाना? देखिए, शुरू तो हमें 21 साल से ही कर देना चाहिए। पैप स्मेयर 21 साल से 30 साल एवरी 3 इयर्स कराने की ज़रूरत है। अगर आप 30 इयर्स के बाद पैप स्मेयर के साथ एचपीवी डीएनए भी टेस्ट कर रहे हैं, तो एवरी 5 इयर्स टिल 65 इयर्स आपको ये कराते रहना है। सो डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोग कैंसर का नाम सुनते ही ना मतलब बहुत ही घबरा जाते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या सर्वाइकल कैंसर से बचने का रास्ता है?
एक्चुअली है, और सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ दोज कैंसर्स हैं जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज के डेट में। अगर हमने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया है तो एक सिंपल सर्जरी से आप कैंसर फ्री हो सकते हैं। इसीलिए हम इतना स्ट्रेस देते हैं अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस पे। पर अगर बाई चांस अगर ये लेट स्टेज कैंसर है, तब भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि सर्जिकल साथ में कीमो रेडिएशन के साथ हम आपको कंप्लीट क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप हौसला रखें और सही सलाह प्राप्त करें। ओके डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इमोशनल सवाल है। एक यंग लड़की जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई हो, या अभी मतलब जैसे न्यूली मैरिड हो और अभी बच्चे नहीं हुए हो, और उसको ये सर्वाइकल कैंसर हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट के बाद वो माँ बन सकती है? आई नो ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए, पर ऑफ कोर्स है। देयर आर, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग और फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज। अगर सपोज ये अर्ली डायग्नोस हो जाता है और ये फैला नहीं है, स्टेज 1 पे ही है, सर्विक्स इन्वॉल्व है, तो हम एक सर्जरी करते हैं, उसको ट्रैक्लेक्टमी बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ सर्विक्स निकालते हैं एंड यूट्रस इंटैक्ट रहता है, यानी कि गर्भ पिशवी इंटैक्ट रहता है। तो वो डेफिनेटली माँ बन सकती है, वो कैरी कर सकती है प्रेगनेंसी को। अगर बाई चांस ये स्टेज 3, स्टेज 4 होता है, तब भी हमारे पास फर्टिलिटी प्रिजर्विंग बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आईवीएफ करके बच्चों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, सरोगेसी से वो फिर माँ बन सकते हैं। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई वैक्सीन है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हाँ है, एंड ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर 90% इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर HPV का वैक्सीन हम गार्डासिल या फिर सेरावैक, ये 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। गार्डासिल का गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9 अवेलेबल है। ये तीनों वैक्सीन अवेलेबल हैं इंडिया में, फ्रीली अवेलेबल हैं, एंड 9 ईयर्स से 45 ईयर्स तक हम लगा सकते हैं इसे। ओके, 9 इयर्स टू 45। सो अगर किसी ने मिस कर लिया हो एंड मतलब 9 इयर्स पे उन्हें नहीं लगाया, तो क्या डोजेज रहेगा कि अगर 30s में कोई लगवाना चाहे? देखिए, बच्चों के लिए 9 से 15 ईयर्स तक हम 2 डोज ही रेकमेंड करते हैं। वो एक फर्स्ट डोज लगता है, फिर सेकंड डोज 6 मंथ्स के बाद लगता है। एंड एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चों के लिए मैंने बोला, लड़कियों के लिए नहीं बोला। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए होता है। पोस्ट 15 ईयर्स ये सिर्फ लड़कियों के लिए अवेलेबल है। 16 से 45 ईयर्स के बीच में अगर आपने इनिशियली मिस कर लिया तो आप 3 डोज लगेंगे आपको। एक फर्स्ट डोज लगेगा, देन आफ्टर 2 मंथ्स एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स। सो वैक्सीन के अलावा हमारी जो डेली रूटीन है, जो हमारा डेली लाइफस्टाइल है, उसमें हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए सो दैट हमारा ये सर्वाइकल कैंसर से हम थोड़ा प्रिवेंशन कर पाए? The first thing is hygiene. Menstrual hygiene is very important. Clean yourself. आप अपने pads को regularly change करें. Second and the most important is safe sex practice. ठीक है, multiple partners या फिर using without any condoms, ये चीज़ें आपको ज़्यादा exposure देता है towards infection. एंड सो ये प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विथ स्मोकिंग अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं होने का, बिकॉज इट डिक्रीजेज योर इम्यूनिटी। तो ये प्रैक्टिसेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। राइट। सो डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सो एक बार जाते जाते हमारे व्यूअर्स को, अगर आप जो हमारे घर में महिलाएं हैं उनको आप एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी? 3 चीज़। पहला है वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हम सब सुन चुके हैं, तो हम इसे प्रैक्टिस में भी लेके आएंगे। अपने घर के बच्चों को और अपने घर की महिलाओं को जो 15 साल से ऊपर हैं, वैक्सीनेशन के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए। सेकेंड, वैक्सीनेशन हो या ना हो, स्क्रीनिंग कराना मैंडेटरी है। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हैं तो एवरी 3 इयर्स पैप स्मीयर कराइए। 30 से 65 इयर्स के बीच में हैं तो कंबाइंड HPV टेस्ट कराइए एवरी 5 इयर्स। एंड थर्ड इज़ एजुकेशन। जो सेफ सेक्स प्रैक्टिस है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अवॉइड करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, OC पिल्स 5 साल से ज़्यादा अवॉइड करना, ये सारा हमें अपने आपको और अपने बगल के सारे अपने फ्रेंड्स, अपनी सारी महिलाओं को एजुकेट करना चाहिए, ताकि ये बीमारी जो प्रिवेंटेबल है उससे हम बच सकें, और जैसा इन्होंने बोला हर 8 मिनट पे एक का मौत हो रहा है, उसे हम बचा सकें। सो डॉक्टर साहब, एक बार जाते जाते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? मुझे बचपन से बायोलॉजी पसंद थी, बट आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन माई होम, लाइक महिलाएं हर
स्टैंडर्ड की महिलाएं, अपने मम्मी को देखा है, अपनी नानी को देखा है, घर में काम करने वालों को देखा है, एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत डिस्क्रिपेंसी है, द काइंड ऑफ केयर जो कुछ महिलाओं को मिलती है वो कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं जब डॉक्टर बनूंगी तो आई विल मेक हेल्थ केयर एक्सेसिबल, एंड आई हैव वेरी क्लोज कनेक्शन विथ कैंसर बिकॉज आई हैव सीन कैंसर पेशेंट्स इन माई होम। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो 4-5 कैंसर्स, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, उसके लिए मैं काम करूं। दैट्स वाई आई वांट कि पीपल शुड बी एजुकेटेड, और मैं अपने तरफ से जो भी कर सकती हूँ किसी को कैंसर मुक्त करने के लिए वो मैं कर सकूँ। वेरी नाइस मैम। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इसमें बहुत काम किया है, आपने बहुत पेशेंट्स भी देखे होंगे सर्वाइकल कैंसर से, तो क्या क्या महसूस किया आपने आज तक? क्या पेशेंट फील करता है? तो पहला फीलिंग लोगों का डिनायल होता है, ठीक है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। आप हमेशा सोचते हो कि ये किसी और के साथ हुआ होगा, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। एंड सेकेंड स्टेज में द पर्सन जस्ट लूजेज हिज और हर होप, है ना। और स्पेशली महिलाएं जिनके इतना राइट नहीं है अभी भी इंडिया में, ठीक है, वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्रॉपर इलाज होगा कि नहीं। एंड थर्ड जो उनके मन में ख्याल आता है वो है कॉस्ट, कि कितना खर्चा लगेगा, इवन अगर उन्हें पता है कि इलाज अवेलेबल है। तो हमारा एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये काम है उनको बताना, उनको पहले तो इमोशनली सपोर्ट करना कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, हर चीज़ का आजकल मैनेजमेंट अवेलेबल है, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ऐसे जो डॉक्टर ये पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं सब्सिडाइज रेट में। तो ये उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एज ए कंसल्टेंट आप हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आपका फेलिक्स के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई फेल्ट कि ओटी इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम ऑपरेशन करने का है, तो आई इंटरेक्ट मोर विद द ओटी स्टाफ। सो आई फेल्ट इट वाज वेरी गुड, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही नीट क्लीन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर वी नीड वी हैव। एंड जितने भी मेरे पेशेंट्स ने रिव्यू दिए, दे सेड कि द आफ्टर केयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो आई पर्सनली फील दैट फेलिक्स हॉस्पिटल इज़ doing a great job, and as doctors we should support the hospital. राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो आज की बातचीत से एक बात साफ होती है कि सर्वाइकल कैंसर डरावना जरूर है, लेकिन हार सकता है। डर बीमारी से नहीं, डर अनजान बने रहने से है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर किसी बीमारी के लिए आपको जागरूक करने के लिए आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।